अगर इंसान अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखे तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि ज्यादातर लोग गरीबी और अमीरी को किस्मत से जोड़ देते हैं। कोई कहता है लक अच्छा नहीं था, कोई कहता है मौके नहीं मिले, कोई कहता है फैमिली बैकग्राउंड वीक था। लेकिन रिच विदाउट लक की कोर टीचिंग यहीं से शुरू होती है कि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं होती और सक्सेस कोई मिरेकल नहीं होता। डैनियल गोलमन नहीं, बल्कि इस फिलॉसफी के मुताबिक रिच लोग लकी नहीं होते, रिच लोग ट्रेन होते हैं। उनका माइंडसेट ट्रेन किया हुआ होता है, उनके डिसीजंस इमोशनल नहीं होते, स्ट्रैटेजिक होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हैं। इस किताब का पहला पावरफुल मैसेज यही है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को रीराइट करना पड़ेगा। पुअर माइंडसेट हमेशा बाहर कारण ढूंढता है, सिस्टम को ब्लेम करता है, लोगों को ब्लेम करता है और खुद को विक्टिम मानता है। रिच माइंडसेट सबसे पहले खुद से सवाल करता है, मैं क्या डिफरेंटली कर सकता हूं? मैं क्या बेटर समझ सकता हूं? मैं कहां इंप्रूव कर सकता हूं? यही सवाल इंसान को बाकी लोगों से अलग करना शुरू कर देते हैं। लक यहां इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि फोकस कंट्रोल पर चला जाता है। बुक ये भी साफ करती है कि रिच बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं है। रिच बनने का मतलब वैल्यू क्रिएट करना सीखना है। पैसा वैल्यू का बाय प्रोडक्ट है। जो इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो डिमांड क्रिएट करता है, जो स्किल्स बिल्ड करता है, वही नेचुरली वेल्थ अट्रैक्ट करता है। पुअर माइंडसेट इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, रिच माइंडसेट लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। यहां पेशेंस वीकनेस नहीं बनती, पेशेंस स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब माइंडसेट की सबसे डेंजरस एनिमी सामने आती है, कंफर्ट जोन। रिच विदाउट लक बताती है कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी बड़ा फाइनेंशियल जंप नहीं लिया जा सकता। रिच लोग रिस्क टेकर नहीं होते, वो कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होते हैं। वो ब्लाइंड जंप नहीं लेते, वो डेटा, एक्सपीरियंस और लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं। फियर सबको लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब माइंडसेट फियर को एक्सक्यूज बनाता है और रिच माइंडसेट फियर को सिग्नल बनाता है कि ग्रोथ इसी डायरेक्शन में है। इस स्टेज पर बुक बिलीफ सिस्टम को तोड़ना शुरू करती है। जैसे बिलीफ्स की पैसा बुरा होता है, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, बिजनेस रिस्की है, नौकरी सेफ है, ये सारे बिलीफ्स इनहेरिटेड होते हैं, ट्रूथ नहीं होते। रिच विदाउट लक कहती है कि जब तक बिलीफ चेंज नहीं होगा, बिहेवियर चेंज नहीं होगा, और जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा, रिजल्ट भी सैम रहेगा। वेल्थ बाहर नहीं, अंदर से बनती है। अब स्टोरी एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन लेती है। रिच माइंडसेट एक्सपेंस को कॉस्ट नहीं मानता, इन्वेस्टमेंट मानता है। लर्निंग पर खर्च, स्किल्स पर खर्च और टाइम पर खर्च। पुअर माइंडसेट पैसे बचाने पर फोकस करता है, रिच माइंडसेट पैसा ग्रो करने पर फोकस करता है। यही डिफरेंस स्लोली फाइनेंशियल गैप क्रिएट करता है। लक यहां भी फैक्टर नहीं बनता, कंसिस्टेंसी बनती है। इस पहले पार्ट में सबसे डीप रियलाइजेशन यही है कि सक्सेस किसी और की परमिशन से नहीं आती। ना गवर्नमेंट, ना बॉस, ना मार्केट। सक्सेस तब आती है जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है कि मेरी लाइफ की डायरेक्शन मेरी चॉइस है। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है, तब कंप्लेनिंग अपने आप कम हो जाती है और एक्शन अपने आप बढ़ जाता है। रिच विदाउट लक यहीं से माइंडसेट को शिफ्ट करना शुरू करती है, और यही शिफ्ट आगे चलकर वेल्थ और सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। जैसे ही माइंडसेट शिफ्ट होता है, इंसान एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ फेस करता है कि मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। रिच विदाउट लक यहीं पर एफर्ट और लेवरेज के डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है। पुअर माइंडसेट ज्यादा घंटे काम करने को सक्सेस मानता है, रिच माइंडसेट ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने को सक्सेस मानता है। एक ही इंसान अगर सही सिस्टम के अंदर काम करे तो वही मेहनत कई गुना रिजल्ट दे सकती है, और अगर सिस्टम गलत हो तो सालों की मेहनत भी सैम जगह पर खड़ी रहती है। इस पार्ट में बुक इनकम के टाइप्स को क्लियर करती है, एक्टिव इनकम और स्केलेबल इनकम। एक्टिव इनकम में आपका टाइम डायरेक्टली मनी से जुड़ा होता है, काम बंद तो पैसा बंद। रिच माइंडसेट हमेशा स्केलेबल इनकम की तरफ मूव करता है, जहां सिस्टम पैसा बनाता है, सिर्फ इंसान नहीं। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट,
डिजिटल एसेट्स, स्किल्स जो मल्टीपल लोगों तक पहुंच सके। यही वेल्थ क्रिएशन का रील इंजन है। लक यहां फिर इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि फोकस स्ट्रक्चर पर चला जाता है। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग की। रिच विदाउट लक बताती है कि पुअर डिसीजंस इमोशनल होते हैं, रिच डिसीजंस लॉजिकल होते हैं। इमोशनल डिसीजन इमीडिएट रिलीफ देता है, लॉजिकल डिसीजन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देता है। पुअर माइंडसेट कंफर्ट चूज करता है, रिच माइंडसेट प्रोग्रेस चूज करता है। यही वजह है कि रिच लोग शॉर्ट टर्म पेन एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिल सके। डिसिप्लिन यहां पनिशमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इस स्टेज पर बुक एनवायरनमेंट की पावर को हाईलाइट करती है। आपके आसपास के लोग, आपकी कॉन्वर्सेशंस और आपका कंटेंट आपकी फाइनेंशियल रियलिटी शेप करता है। पुअर माइंडसेट नेगेटिव एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करता है, रिच माइंडसेट कॉन्शियसली ग्रोथ एनवायरनमेंट बिल्ड करता है। मेंटोर्स, बुक्स, डिस्कशंस और एक्सपोजर। जब इनपुट चेंज होता है तब आउटपुट भी चेंज होना शुरू होता है। लक की जगह लर्निंग ले लेती है। अब वेल्थ का एक मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट सामने आता है, फेलियर। पुअर माइंडसेट फेलियर से डरता है क्योंकि फेलियर सेल्फ इमेज को चोट पहुंचाता है। रिच माइंडसेट फेलियर को डेटा मानता है, हर लॉस एक लेसन बन जाता है, हर मिस्टेक एक अपग्रेड। रिच विदाउट लक बताती है कि वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो जिगजैग जर्नी होती है। जो इंसान इस जर्नी में इमोशनली स्टेबल रहता है वही अल्टीमेटली आगे निकलता है। इस पार्ट में टाइम का कॉन्सेप्ट भी रीडिफाइन होता है। पुअर माइंडसेट टाइम पास करता है, रिच माइंडसेट टाइम इन्वेस्ट करता है। फ्री टाइम एंटरटेनमेंट में चला जाता है या एजुकेशन में, यही डिफरेंस फ्यूचर डिसाइड करता है। रिच लोग बॉर्डम से नहीं डरते, वो बॉर्डम को प्रोडक्टिव बनाते हैं। कंसिस्टेंसी यहां मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल बन जाती है। धीरे धीरे ये क्लियर होने लगता है कि रिच बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी चाहिए। स्मॉल डिसीजंस, डेली डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन। रिच विदाउट लक यही सिखाती है कि सक्सेस ड्रामेटिक नहीं होती, सक्सेस क्वाइट होती है। जब लोग बातें कर रहे होते हैं, रिच माइंडसेट साइलेंटली सिस्टम्स बना रहा होता है। फ्लो अभी जारी है क्योंकि माइंडसेट के बाद अगला बड़ा शिफ्ट एक्शन और एग्जीक्यूशन में आता है। जैसे ही एक्शन और एग्जीक्यूशन की बात आती है, रिच विदाउट लक एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने रख देती है कि ज्यादातर लोग प्लानिंग में फंसे रहते हैं और एक्शन को पोस्टपोन करते रहते हैं। पुअर माइंडसेट परफेक्ट मोमेंट का वेट करता है, रिच माइंडसेट इम्परफेक्ट एक्शन लेता है। रिच लोग जानते हैं कि क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, एक्शन क्लैरिटी के बाद नहीं। जब इंसान मूव करना शुरू करता है तभी रास्ता दिखना शुरू होता है। लक यहां भी रोल प्ले नहीं करता, करेज करता है। इस फेज में बुक फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बीच का फर्क समझाती है। पुअर माइंडसेट हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करता है और कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाता। रिच माइंडसेट लिमिटेड चीजों पर डीप फोकस करता है और उन्हीं को मास्टरी तक ले जाता है। वेल्थ डिस्ट्रैक्शन से नहीं बनती, वेल्थ डेप्थ से बनती है। जब इंसान एक डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देता है तब कंपाउंडिंग काम करना शुरू करता है। अब एग्जीक्यूशन के साथ कंसिस्टेंसी जुड़ती है। रिच विदाउट लक बताती है कि सक्सेस सडन नहीं होती, सक्सेस अक्यूमुलेटेड होती है। डेली एक्शंस इतने स्मॉल होते हैं कि इनिशियली इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही एक्शंस मैसिव रिजल्ट क्रिएट करते हैं। पुअर माइंडसेट जल्दी गिव अप कर देता है क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता। रिच माइंडसेट प्रोसेस पर भरोसा करता है क्योंकि उसे पता है कि प्रोसेस कभी बीट्रे नहीं करता। इस पार्ट में सेल्फ डिसिप्लिन का रियल मीनिंग सामने आता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को फोर्स करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली रिमूव करना है। रिच माइंडसेट विल पावर पर डिपेंड नहीं करता, रिच माइंडसेट एनवायरनमेंट डिजाइन करता है। फोन यूसेज, स्लीप साइकिल, कंटेंट कंजम्पशन और रूटीन्स सब इंटेंशनली सेट किए जाते हैं ताकि डिसीजन फटीग कम हो और एग्जीक्यूशन स्मूथ हो जाए। अब बात आती है मनी हैंडलिंग की। रिच विदाउट लक साफ कहती है कि जितना पैसा कमाना जरूरी है उतना ही पैसा संभालना भी जरूरी है। पुअर माइंडसेट इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है,
रिच माइंडसेट इनकम बढ़ते ही एसेट अपग्रेड करता है। स्पेंडिंग इमोशन से ड्रिवन नहीं होती, स्ट्रैटेजी से ड्रिवन होती है। वेल्थ बिल्ड होती है कंट्रोल से, डिस्प्ले से नहीं। इस स्टेज पर फियर का एक नया रूप सामने आता है, जजमेंट का फियर। पुअर माइंडसेट दूसरों की राय से डरता है। रिच माइंडसेट रिजल्ट से जज होता है, ओपिनियन से नहीं। रिच लोग जानते हैं कि क्रिटिसिज्म ग्रोथ का टैक्स है। अगर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप सेफ और एवरेज जोन में हो। एक्शन लेने वाला इंसान नॉइज एक्सेप्ट करता है क्योंकि साइलेंस में सक्सेस नहीं बनती। धीरे धीरे ये रियलाइजेशन डिपेंड होती है कि रिच माइंडसेट मोटिवेशन पर नहीं चलता, रिच माइंडसेट सिस्टम्स पर चलता है। मोटिवेशन फ्लक्चुएट करती है, सिस्टम स्टेबल रहते हैं। डेली रूटीन, वीकली रिव्यू और लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग यही वेल्थ इंजन को लगातार चालू रखते हैं। लक फिर पीछे छूट जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन सामने आ जाते हैं। इस फ्लो में इंसान ये समझने लगता है कि सक्सेस कोई स्प्रिंट नहीं है, सक्सेस एंड्योरेंस गेम है। जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग रहता है, बॉर्डम सह लेता है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वही इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव करता है। फ्लो अभी आगे बढ़ रहा है क्योंकि अगला लेयर आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज और इनर बिलीफ्स को कंप्लीटली रिवायर करता है। जैसे ही आइडेंटिटी और सेल्फ इमेज की लेयर खुलती है, रिच विदाउट लक एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल ट्रूथ सामने लाती है कि इंसान वही बनता है जो वो खुद को मानता है। पुअर माइंडसेट खुद को स्ट्रगलर मानता है, सर्वाइवर मानता है, और रिच माइंडसेट खुद को क्रिएटर मानता है। फर्क एक्शंस में नहीं, आइडेंटिटी में होता है। जब तक इंसान अंदर से खुद को रिच थिंकर नहीं मानता, तब तक बाहर के रिजल्ट्स टेम्पररी रहते हैं। वेल्थ सबसे पहले सेल्फ इमेज में ग्रो करती है, बैंक अकाउंट में बाद में। इस फेज में बुक एक्सप्लेन करती है कि लोग अक्सर गोल्स पर काम करते हैं लेकिन आइडेंटिटी पर नहीं। गोल अचीव हो भी जाए तो पुरानी आइडेंटिटी इंसान को वापस सैम लेवल पर खींच लाती है। रिच माइंडसेट पहले आइडेंटिटी अपग्रेड करता है। मैं वो इंसान हूं जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मैं वो इंसान हूं जो लॉन्ग टर्म सोचता है, मैं वो इंसान हूं जो डिसिप्लिन फॉलो करता है। जब ये स्टेटमेंट्स डेली बिहेवियर से अलाइन होने लगती है, तब ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट हो जाती है। लक यहां इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है। अब सेल्फ टॉक की पावर सामने आती है। रिच विदाउट लक बताती है कि इंसान दिन भर में खुद से हजारों बातें करता है और वही बातें उसकी फाइनेंशियल रियलिटी प्रोग्राम करती है। पुअर सेल्फ टॉक लिमिटेशन क्रिएट करता है, मेरे बस का नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, रिस्क ज्यादा है। रिच सेल्फ टॉक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, मैं सीख सकता हूं, मैं फिगर आउट कर लूंगा, मैं टाइम के साथ बेटर हो जाऊंगा। वर्ड्स सॉफ्ट लगते हैं लेकिन उनका इंपैक्ट ब्रूटल होता है। इस स्टेज पर कंपैरिजन का ट्रैप भी टूटता है। पुअर माइंडसेट दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस होता है या होपलेस हो जाता है। रिच माइंडसेट दूसरों की सक्सेस को प्रूफ की तरह देखता है कि ये पॉसिबल है। जेलसी एनर्जी ड्रेन करती है, क्यूरियोसिटी एनर्जी बिल्ड करती है। रिच लोग पूछते हैं, उसने कैसे किया, मैं क्या सीख सकता हूं। यही क्यूरियोसिटी ग्रोथ एक्सेलरेटर बन जाती है। अब बुक इमोशनल कंट्रोल को वेल्थ से जोड़ती है। रिच विदाउट लक साफ कहती है कि जो इंसान इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता, वो पैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इंपल्स बाइंग, पैनिक सेलिंग, डर में लिए गए डिसीजंस, ये सब वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। रिच माइंडसेट इमोशनली बोरिंग होता है। नो एक्साइटमेंट हाइस, नो डिप्रेशन लोज। स्टेबिलिटी यहां सुपर पावर बन जाती है। इस पार्ट में हैबिट्स का रोल भी डीप हो जाता है। रिच लोग बिग डिसीजंस कम लेते हैं, रिच लोग स्मॉल हैबिट्स परफेक्ट करते हैं। डेली रीडिंग, डेली ट्रैकिंग, डेली रिव्यू। पुअर माइंडसेट ओकेशनल एफर्ट करता है, रिच माइंडसेट डेली एफर्ट करता है। हैबिट्स लक की जगह ले लेती है क्योंकि हैबिट्स रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, मूड नहीं। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि वेल्थ कोई आउटसाइड अचीवमेंट नहीं है, वेल्थ इनर अलाइनमेंट का रिजल्ट है। जब आइडेंटिटी, बिलीफ्स और एक्शंस एक लाइन में आ जाते हैं, तब मनी नेचुरली फ्लो करना शुरू करता है।
रिच विदाउट लक यहां माइंडसेट को ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल लेवल तक ले जाती है, जहां सक्सेस चेज नहीं की जाती, सक्सेस अट्रैक्ट होती है। फ्लो यही रुकता नहीं है, क्योंकि अगला लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप और लॉन्ग टर्म लेगेसी से जुड़ा है, जहां रिच माइंडसेट सिर्फ खुद के लिए नहीं, फ्यूचर इंपैक्ट के लिए काम करना शुरू करता है। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप की बात आती है, रिच विदाउट लक एक और अनकंफर्टेबल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ सामने रखती है कि रिच माइंडसेट एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, रिच माइंडसेट ऑनरशिप लेता है। पुअर माइंडसेट कहता है मार्केट खराब है, टाइमिंग गलत है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। रिच माइंडसेट कहता है अगर रिजल्ट नहीं आया तो एडजस्टमेंट मुझे करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां बर्डन नहीं बनती, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर बन जाती है, क्योंकि जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है, उसी चीज को बदलने का कंट्रोल भी आपके पास होता है। इस फेज में बुक अकाउंटेबिलिटी को सक्सेस का बैकबोन बताती है। रिच लोग खुद को इंटरनली अकाउंटेबल रखते हैं। कोई देख रहा है या नहीं, कोई प्रेस मिल रही है या नहीं, वो डेली स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। पुअर माइंडसेट एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी पर चलता है, बॉस, प्रेशर, डेडलाइन। रिच माइंडसेट इंटरनल सिस्टम बनाता है, जहां कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है, डर से नहीं। यही साइलेंट डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। अब लॉन्ग टर्म थिंकिंग सामने आती है। रिच विदाउट लक समझाती है कि रिच माइंडसेट क्वार्टरली नहीं सोचता, रिच माइंडसेट डेकेड्स सोचता है। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस फ्यूचर फ्रीडम के लिए किया जाता है। पुअर माइंडसेट इमीडिएट कंफर्ट चूज करता है, रिच माइंडसेट डिलेड ग्रेटिफिकेशन चूज करता है। यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन वेल्थ का इनविजिबल इंजन बनती है। लक इंस्टेंट होता है, वेल्थ पेशेंट होती है। इस स्टेज पर बुक लेगेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है। रिच लोग सिर्फ पैसा नहीं बनाते, रिच लोग सिस्टम्स, स्किल्स और वैल्यूज बिल्ड करते हैं। वेल्थ तब पावरफुल बनती है जब वो सिर्फ स्पेंडर तक लिमिटेड न रहे, बल्कि क्रिएटर और मल्टीप्लायर बने। रिच माइंडसेट पूछता है, अगर मैं आज न भी रहूं, तब भी वैल्यू कैसे फ्लो करती रहे। यही सोच एवरेज अर्निंग और रियल वेल्थ के बीच फर्क बनाती है। अब फेलियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ जुड़ते हैं। रिच विदाउट लक कहती है कि रिच लोग फेलियर से भागते नहीं, रिच लोग फेलियर को ओन करते हैं। ब्लेम गेम एनर्जी वेस्ट करता है, ऑनरशिप एनर्जी मल्टीप्लाई करता है। जब इंसान कहता है ये मेरी गलती थी, उसी मोमेंट इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो जाती है। लक वहां काम करता है जहां ब्लेम चलता है, वेल्थ वहां बनती है जहां ऑनरशिप चलता है। इस लेवल पर डिसिप्लिन इमोशनल नहीं रहता, डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाता है। रिच लोग खुद को याद नहीं दिलाते कि मुझे डिसिप्लिन रखना है, वो खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो डिसिप्लिन फॉलो करता है। जब बिहेवियर आइडेंटिटी से निकलता है, तब कंसिस्टेंसी एफर्टलेस लगने लगती है। यही वजह है कि रिच माइंडसेट बर्नआउट से बचा रहता है, क्योंकि वो फोर्स नहीं करता, वो फ्लो बनाता है। धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि रिच माइंडसेट कंप्लेन करना भूल जाता है। कंप्लेन करने से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, ऑनरशिप से परमानेंट सोल्यूशन मिलता है। रिच विदाउट लक यहां ऑलमोस्ट ब्रूटल ऑनेस्टी सिखाती है कि लाइफ अनफेयर हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद अनफेयरनेस इररिलेवेंट हो जाती है। फ्लो अभी भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद अगला नेचुरल स्टेप आता है विजन, क्लैरिटी और पर्पस का, जहां रिच माइंडसेट सिर्फ पैसा नहीं, मीनिंग और इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू करता है। जैसे ही विजन और पर्पस की लेयर खुलती है, रिच विदाउट लक एक बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच जाती है। यहां वेल्थ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं रहती, वेल्थ डायरेक्शन का गेम बन जाती है। रिच माइंडसेट बिना विजन के पैसे नहीं बनाता, क्योंकि बिना डायरेक्शन के पैसा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पर्पस वेल्थ को स्टेबिलिटी देता है। जब इंसान को यह क्लियर होता है कि वो क्यों अर्न करना चाहता है, तब वो कैसे अर्न करेगा, ये अपने आप अलाइन होने लगता है। इस फेज में बुक क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। पुअर माइंडसेट वेग गोल्स रखता है, अच्छा कमाना है, सक्सेसफुल बनना है। रिच माइंडसेट स्पेसिफिक विजन बनाता है, कितना, क्यों और किस प्राइस पर। क्लैरिटी डिस्ट्रैक्शन को काट देती है। जब विजन क्लियर होता है, तब अपॉर्चुनिटीज कंफ्यूज नहीं करती, अपॉर्चुनिटीज फिल्टर हो जाती है।
लक फिर इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि फोकस शार्प हो जाता है। अब रिच माइंडसेट पर्पस को डेली एक्शन से जोड़ता है। विजन सिर्फ फ्यूचर ड्रीम नहीं रहता, विजन डेली बिहेवियर में ट्रांसलेट होता है। रिच लोग अपने डे को इंटेंशनली डिजाइन करते हैं ताकि हर छोटा एक्शन बड़े पिक्चर की तरफ मूव करे। टाइम वेस्ट नहीं होता